बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने पाक पतन में खावर मानेका और डीपीओ रिजवान गोंदल के मामले का नोटिस लेते हुए केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। दूसरी जानिब डीपीओ के तबादले के तनाज़े पर रिजवान गोंदल और खावर मानेका ने भी इंक्वायरी कमेटी को अपने जवाबात जमा करा दिए हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में आने वाली मजीद अहम डिटेल्स हैं जो कि आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पंजाब के वजीर इत्तलात और सकाफत फयाजुल हसन चौहान का इख्तिदार में आते ही मिजाज बिगड़ गया। पंजाबी सिनेमा को फुहाशी से पाक करने समेत पंजाबियों को रवायात और अतवार सिखाने का बीड़ा उठाने वाले फयाजुल हसन चौहान की अपनी ही जुबान उनके काबू से बाहर है। क्या तहरीक इंसाफ के पास पंजाब की वजारत इत्तलात के लिए फयाजुल हसन चौहान से बेहतर कोई भी चॉइस मौजूद नहीं थी? इस पर भी तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि ब्यूरोक्रेसी ने वजीर आजम इमरान खान के गढ़ यानी कि इस्लामाबाद में ताजिरों को हुकूमत के खिलाफ करने का मंसूबा बना लिया है। CDA F8 कचहरी फुटबॉल ग्राउंड पर वकला का कब्जा तो नहीं छुड़ा सकी, हाँ, मगर ताजिरों का करोड़ों रुपए का कारोबार तबाह करने पर तुल चुकी है। सैकड़ों अफराद के बेरोजगार होने का बड़ा खदशा भी पैदा हो गया है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी बेकारियों के सऊदी अरब में डेरे लाखों रुपए देकर वीजा हासिल करने वाले पाकिस्तानियों ने सऊदी सरजमीन पर मुल्क को बदनाम करना शुरू कर दिया। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में वजारत खारजा का सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के भीख मांगने का बड़ा इंकिशाफ सामने आया। ये असल माजरा है क्या, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान भर में 154 तालीमी इदारों की जानिब से जाली डिग्रियों का भी बड़ा इंकिशाफ सुनने में आया है। सूबा पंजाब जाली डिग्रियां जारी करने वाले इदारों में सबसे आगे है। कौन कौन से तालीमी इदारे जाली डिग्रियों के धंधे में मुलविस हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ पिछले 5 साल दौरे हुकूमत में अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेट्स के बैरून मुल्क में इलाज मुआवजे पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। मामला शुरू होगा खावर मानेका और रिजवान गोंदल साहब के हवाले से, जो कि पाक पतन का इशू है। पाक पतन कनेक्शन इस वक्त खबरों में बड़ा गर्म है। इसमें मजीद क्या अपडेट्स आने जा रही हैं? चीफ जस्टिस साहब ने तो नोटिस ले लिया इसका। अब ये पाक पतन का इशू नहीं रह गया, ये जाहिर है अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका सूबो तो नोटिस ले लिया है और लोगों को सबको बुला लिया है। तो ये इशू एक कोई डीपीओ की मौतली का नहीं रह गया। ये इशू बन गया है कि यूनिफॉर्म की इज़्ज़त का। ये इशू बन गया है कि निज़ाम सल्तनत, निज़ाम पुलिस किस तरह चल रहा है। बहुत सारे सवाल उठ गए हैं कि जनाब ये चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं ये किस तरीके से इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन उनको चला रहा है, किसने उनको ये इजाज़त दी कि सिविलियन आदमी से फौजी पुलिस अफसरान की बेइज्जती करवाई जाए। और जिस तरीके से ये मौतली हुई, ये सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट का कोई केस है। अब ये केस नहीं है कि जनाब रिजवान उमर गोंदल साहब को मअतल कर दिया कि ये बड़ा केस बन गया और जाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बुला लिया तो इसकी और आएंगी। इन चीज़ों पे हम आते हैं, मगर हमें अभी तफ्तीश की हमने मज़ीद बहुत मेहनत की है। हमारे टीम ने बहुत ज़्यादा तमाम छोटे लेवल पे स्पाई लेवल के ऊपर तक जो ना हाईएस्ट लेवल पे अफसरान से बातें करी हैं। जो तफ्तीश की नई चीज़ें आई हैं वो बताना बड़ा नाज़रीन को ज़रूरी है कि वाक़या हम पहले बता चुके हैं कि ये 23-24 अगस्त का नहीं था, ये 5 अगस्त का था। और 5 अगस्त के वाक़े के अंदर जो है तो हम पहले बता चुके हैं कि रात के 8 बजे जो है स्पेशल ब्रांच ने ये इंफॉर्मेशन दे दी कि शायद होने वाली खातून अव्वल जो हैं वो पैदल जा रही हैं उकाड़ा के बॉर्डर से पाक पतन की तरफ, जो कि 25 किलोमीटर का फासला था। अब हम पहले भी कह चुके हैं कि हमें कोई इससे कोई उनके अकीदे से, चाहे वो मन्नत थी उनकी या किसी का कोई विरद कर रहा था या कोई चिल्ला काट रहा था, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। हम सिर्फ उसके कानूनी और इंतज़ामी मसाइल पे कर रहे हैं। बाद में पता चला कि वो खातून अव्वल नहीं थी, 11 बजे के करीब वो बल्कि उनकी साहबजादी थी और उनके बेटे इब्राहिम साहब और गालिबन उनकी बेटी का नाम मुबशरा है, तो वो थी।
मगर पुलिस को, लोकल पुलिस को पता चल गया था और चारों ज़िले वहाँ पे जो हैं उकाड़ा, पाकपतन, साहिबाल, तमाम जो थे वहाँ की इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस वहाँ पे इन्वॉल्व थी कि जनाब इसका सिक्योरिटी किया जाए। तो उन्होंने 2 किलोमीटर पीछे एक गाड़ी और 2 किलोमीटर आगे कि ये अपनी वॉक किए जा रहे हैं। अब सारे 4 ज़िलों की सारी इंतज़ामिया अलर्ट पे लगी हुई है कि है, क्योंकि वहाँ पे डकैती चोरी की वारदातें भी हो सकती हैं और रात के 11-12 बजे तक चला गया, जब तक ये शनाख्त हो चुकी थी कि ये खातून अव्वल नहीं है, उनकी साहबजादी और उनके साहबजादे हैं, उनके पीछे पीछे एक गाड़ी जा रही थी। अभी निज़ाम बिल्कुल कंट्रोल में चल रहा था। आगे आ गई हाईवे पेट्रोल की एक गाड़ी। अब याद रहे कि जो हाईवे के ऊपर जो पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, जो नाके लगा के बैठे होते हैं, जो चेकिंग करते हैं, वो लाहौर से रन करते हैं, उसका लोकल पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब उनको नहीं पता, लोकल पुलिस को पता है कि ये जो काफिला जा रहा है ये क्या जा रहा है और ये कौन लोग हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मगर उन पेट्रोल वालों को नहीं पता था। उन पेट्रोल वालों ने उनके साथ बदतमीज़ी की। यहाँ तक जो मुझे हमें चेक किया है, कंफर्म किया है कि वो पुलिस वाले ने शायद उनका बाजू भी पकड़ा, इब्राहिम मानिका साहब का, इब्राहिम की बहन का, वो वहाँ पे उनके साथ बदतमीज़ी हुई। उसके बाद इब्राहिम साहब ने अपने वालिद साहब खाबर मानिका को फ़ोन किया कि जनाब ये यहाँ पे बदतमीज़ी हो रही है। सो वो 12:30 बजे वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ पे ज़ाहिर है फिर उन्होंने, पुलिस वालों ने, बाय द टाइम लोकल पुलिस भी आ गई, उन्होंने पेट्रोलिंग वालों को बताया कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं, बस जो है ना जाने दें, ये कॉन्वॉय जाने दें। तो बहरहाल ये वाक़या वो हुआ। उसके बाद जो है DPO जो रिजवान गोंदल साहब का अगले दिन जो है उन्होंने कहा कि जनाब ये अपनी साइड एक्सप्लेन की कि जनाब ये हमारा कसूर नहीं था, ये पेट्रोलिंग वालों का ये हुआ था, हम इसको बिल्कुल देखते हैं, तो आप प्लीज़ जो है अगर मेरे पास आ जाएं तो मैं मज़ीद जो आप कार्रवाई करना चाहें। तो उन्होंने कहा जी मैं अपने बेटे जो है इब्राहिम को भेज दूँगा। ना वो खुद आए ना इब्राहिम साहब आए बिल्कुल। तो वो उन्होंने कहा शायद इनकी तसल्ली हो गई है। अब वहाँ पे एक इशू ये भी है कि जो खाबर मानिका साहब हैं उनकी भाइयों की भी आपस में चकलिश है। ये याद रहे कि वहाँ से अहमद रज़ा मानिका नून लीग की सीट पे जो इनके भाई हैं, मगर आपस में इनकी सियासी मुखालफत भी अब बन गई है। नून लीग के MNA जीते हैं वहाँ से अहमद रज़ा मानिका साहब। तो उनको ये भी शक रहता था कि शायद ये जो मेरे साथ बदतमीज़ी की गई है शायद इसके पीछे मेरे मुखालिफ भी हैं। शरीका पंजाबी में कहते हैं, ये शरीकों का भी शायद काम है। ये हमारे देहाती कल्चर के अंदर बड़ी आम सी बात है कि बड़ी जल्दी वो मशकूक हो जाते हैं कि इसके पीछे एक साजिश है। एनीवे ये 5 अगस्त गुजर गई, उसके बाद ईद आ गई, उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए इमरान खान, चीफ मिनिस्टर भी उनके आगे अब आ गया। 23 अगस्त को वाक़या, 23 अगस्त को दोबारा जो है मानिका साहब जा रहे थे, साथ पीछे गाड़ी थी, गाड़ी के अंदर उनके गार्ड्स थे। अपनी गाड़ी में उनकी बेगम साहबा थी और 3 जो है उनकी नौकरानियाँ थी गालबन। ये जो रिपोर्ट जो की गई है उसके अंदर ये जो है ना हमने पता किया है। उसके पीछे जो गार्ड्स थे उनके पास असला था। उन्होंने हल्की सी टॉर्चें मारी, इन्होंने कोई ख़ास रोका नहीं, इन्होंने गाड़ी दौड़ा दी। उसके बाद जब गाड़ी दौड़ा दी तो पुलिस वालों ने वो एलीट फोर्स की गाड़ियां थीं, उन्होंने इनके पीछे गए तो इनको आगे जाके इंटरसेप्ट कर लिया, रोक लिया। वहाँ पे ये पहले भी एक वाक़या हो चुका था, ये दूसरा एक बोला हो रहा है और उनके दिमाग में है कि पता नहीं कौन इसके पीछे साजिश भी कर रहा है। तो उन्होंने वहाँ दोबारा पुलिस वालों से, वो भी गुस्से हुए खाबर मानिका साहब। पुलिस वाले भी, पंजाब पुलिस है आफ्टर ऑल, ये इतनी जल्दी इमरान खान कह तो रहे हैं कि यूं करके पंजाब पुलिस ठीक होएंगी, इतनी जल्दी ये कल्चर ठीक होने वाला भी नहीं है और इनके तरीकाकार भी ठीक करने वाले नहीं है, उसकी तरफ बाद में आते हैं। खाबर मानिका साहब ने वहाँ पे दोबारा ये रिजवान उमर गोंदल साहब को DPO को फ़ोन किया कि ये यहाँ पे ये क्या बदतमीज़ी हो रही है। उन्होंने कहा जी मुझे पुलिस वालों से बात करवाएं। पुलिस वालों से बात की, उन्होंने समझाया उनको कि ये आप इनको तंग ना करें, इनको जाने दें, बिल्कुल ना रोकें और ये वो। उन्होंने कहा जी आई एम सॉरी ये वो। तो अगले दिन के वक्त उन्होंने दोबारा उनको फ़ोन किया कि जनाब ये जो है अगर मैं किसी ने उनको कन्वे ये किया कि आप जाएं उनसे मिल लें। अब ये एक सस्पेंस है कि किसने उनको कन्वे किया गया, ये अभी तक इस कहानी का ये सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट में पता तो चले। तो एनीवे
वहाँ पे जो है उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें मेरे दफ्तर आ जाएं। उन्होंने कहा जी नहीं मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा जी आप मेरे घर पे आ जाएं। उन्होंने कहा जी मैं अपने साहबजादे को भेजूंगा, इब्राहिम को भेजूंगा। तो इब्राहिम को उन्होंने टेक्स्ट भेजा कि प्लीज़ आप मेरे साथ चाय पिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा जो आपके साथ बदतमीजी हुई। उन्होंने कहा जी नहीं मैं नहीं आ सकता। उन्होंने, वो नौजवान आदमी है, वो भी गुस्से में थे। असल बड़ी कहानी जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये इशू अब ये डीपीओ की मुअत्तली का नहीं रह गया। असल कहानी उसके बाद शुरू हो जाती है कि जब शारक कमाल सिद्दीकी जो कि साहिवाल के आरपीओ हैं, जिनकी ये डोमेन बनती है, उनको और रिजवान गोंदल साहब को बुला लिया जाता है कि आप हाजिर हो जाए चीफ मिनिस्टर हाउस में। अब ये ईद के तीसरे रोज़ जुमे वाले दिन जो है ये वहाँ से भाग के चीफ मिनिस्टर हाउस में पहुँचते हैं। वहाँ पे एक साहब बैठे हुए हैं, इनको नहीं पता, हम बता चुके हैं कि उनका नाम एहसन इकबाल जमील है। ये इकबाल गुज्जर साहब जो कि एमपीए हैं और स्पीकर का इलेक्शन नून लीग के कैंडिडेट के तौर पे परवेज़ इलाही के खिलाफ अभी 2-4 रोज़ पहले उससे लड़ चुके हुए थे। तो ये बैठे थे। अभी पुलिस वालों को उनको नहीं पहचानते, उन्होंने अज्यूम किया कि सरकारी अफसर हैं और उन्होंने उनके साथ काफ़ी एक सख्त रवैया भी रखा, इंटेरोगेशन भी की और ये कहा कि इसको सेटल करेंगे। वो इस दौरान में चीफ मिनिस्टर साहब खामोश रहे। हमने चेक किया है कि जनाब ये एहसन इकबाल जमील साहब जो हैं, इनके एक तो इन्होंने ये सारी चीज़ें की है, बिल्कुल गैर कानूनी काम हुआ। हमने इनका रिकॉर्ड जो चेक किया है तो इनकी जो है इन पे काफ़ी सारे केसेस भी हैं, क्योंकि इनका प्रॉपर्टी का काम है। केसेस भी हैं इन पे? केसेस बिल्कुल इनके हैं। ये इनकी जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर जो इन्होंने अपनी कॉर्पोरेट डिटेल्स दी हुई हैं, कुछ 1 बिलियन के एसेट्स भी हैं। तो ये भी वो रियल एस्टेट के टाइकून टाइप हैं। मगर जिस तरह के इस कारोबार के अंदर कब्ज़ों के मसले फलाना होते हैं, तो इनके ऊपर भी जो है ना इस तरह के कुछ केसेस इनके हैं। फिर इनकी एक हमने चेक किया है कि इंक्वायरी नंबर है एंटी करप्शन की एडी मंडी बाउद्दीन में 750 750/17 एप्लीकेशन का नंबर है। हमने कहा बता दें कि ऑथेंटिक हम कह रहे हैं, ऐसे नहीं इल्ज़ाम लगा रहे। दूसरा, इनकी हमने SCCP से चेक किया है कि इनकी क्या, एक आदमी जिसको इतना इख्तियार मिल गया है कि चीफ मिनिस्टर खामोश बैठा हुआ है और वो एक RPO सीनियर अफसर और एक DPO की इंटेरोगेशन कर रहा है। तो हमने कहा कि वो चेक तो कर लेंगे उनका रिकॉर्ड क्या है, कौन है आदमी, फरिश्ता हो तो चलो मान भी लेते हैं। उन्होंने कहा जी इनका ये डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। इन्होंने SCCP में फाइलिंग साथ 2012 के बाद इन्होंने कोई किसी किस्म की अपनी वो वहाँ पे वो नहीं किया। अभी और इनकी तफसीलात हम शेयर करते रहेंगे। मगर असल क्वेश्चन ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने RPO को भी बुला लिया है, DPO को भी बुला लिया है, IG को भी बुला लिया है, एडिशनल IG जो इंक्वायरी कर रहे हैं उनको भी बुला लिया है। मेरा ख्याल है उनको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि उस्मान बुज़दार साहब को बुलाना चाहिए था, चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाना चाहिए था, क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ ये मुअत्तली का केस नहीं है, ये निज़ाम पुलिस, निज़ाम इंसाफ, निज़ाम सल्तनत का केस है, रियासत का केस है कि कैसे एक आदमी जिसके ऊपर जिसका एक ये क्रिमिनल रिकॉर्ड ही है, ये इसको आप क्रिमिनल कह सकते हैं, केसेस हैं, डिफॉल्ट है, एंटी करप्शन में केसेस हैं, कब्जे के केसेस हैं, इस तरह के ये इनकी स्कीम के अंदर काफ़ी ज़रा लोगों के शिकायत भी हैं कि किसी को नहीं कब्जा मिला, नहीं मिला। इस तरह के आदमी को ये इख्तियार दिया जाए कि वो 2 पुलिस अफसरों की वर्दी के अंदर जो बैठे हैं और CM के सामने करें, तो CM साहब को बुलाना चाहिए, उनको फौरन कल ही बुलाना चाहिए कि जनाब आप एक्सप्लेन करें कि आपने, और उसके बाद रात के 1 बजे उनको मुअत्तल कर दिया जाता है, OST बना दिया जाता है। असल ये पहला वाला केस बड़ा सेकेंडरी नेचर का है, सेकेंडरी नेचर का ठीक है, फर्स्ट फैमिली है, फर्स्ट वो खावर साहब बड़े इंपॉर्टेंट है, पाक पतन शरीफ है, वो बिल्कुल उस अकीदत के मसाइल हैं। मगर ये इशू है, इशू ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने एक आदमी जिसका कि एक अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, माजी नहीं है, उसको कैसे इजाज़त दी कि वो वर्दी वाले अफसरान की वो करे। एक पॉइंट भूल गए हैं मुझे अभी आपसे, जब आप ये बात कर रहे थे, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, एक पॉइंट आप भूल गए कि DPO पे ये केस भी आ रहा है कि जब इनके पास असला था खावर मनिका के गार्ड्स के पास तो आपने इनको कैसे जाने दिया, आपने अपने फ़ोन पे कैसे इनको छुड़ाया, ज़रा वो भी रोशनी डाल दें हमें सब, ज़रा ये पूरी हम साइड बता दें कि उन पे रिजवान पे ये भी आ रहा है अब इंक्वायरी में कि आपने कैसे अपना फ़ोन करके पुलिस को क्या जाने दें। उन पे दो जो है ना जो बनाए जा रहे हैं, एक ये है
कि जनाब ये 25 दिन तक जो है ना, ये 5 अगस्त और 23 अगस्त के दौरान में जो है उनके साथ जो बदतमीज़ी हुई थी उसका इजाला क्यों नहीं किया। पर उनकी ये जस्टिफिकेशन बन सकती है कि जनाब ये पेट्रोल लाहौर वालों का था, दूसरा इन्होंने किसी ने एप्लीकेशन नहीं फाइल की, ये वाला है। मगर अब ये है कि उन्होंने जो छोड़ दिया, तो अगर असला था वहाँ पे तो फिर असला चेक करना चाहिए था, फिर उनका लाइसेंस भी होना चाहिए था, पर्चा भी कराना चाहिए था। अगर रूल ऑफ लॉ पूरा करना है तो फिर पूरा करना चाहिए। ये क्वेश्चन है, मगर इसके जवाब तो वो खुद देंगे या कल अदालत में मिले होंगे। मगर एक और पॉइंट जो क्लास साहब आपने उस दिन रेज किया था, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है कि इसके ज़रिए ये जो शक रहता था कि जनाब ये उस्मान बुज़दार लगे किसने हैं, कहाँ से सिफारिश है, इनकी डोरियाँ कहाँ से हिलाई जा रही हैं, तो अब इसमें कोई शक नहीं रह गया हुआ कि वो जो है, ये जाहिर है ये उनकी जो बेस्ट फ्रेंड हैं खातून अव्वल की फराह बीबी, उनके ये खावंद हैं एहसन साहब। तो ये किसको, जो इमरान खान साहब ने रिपोर्ट मांगी थी, हमें भी और अवाम को और अदालत को कल शायद इनको बताना पड़ेगा कि जनाब इनको किसने कहा था कि ये एहसन साहब को बुलाएं और ये वाली वो करने जाएं, और इनके लगवाने में किसका हाथ था। और अभी इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट कौन चला रही है, फ्रंट पे कौन है, प्रॉक्सी कौन है, और असल ताकत किधर है? असल ताकत किधर है वो छोटी सी ब्रेक से वापस आके जान लेते हैं। अभी क्लासेस साहब का भी इस पे क्या पॉइंट है ये भी लेना बाकी। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू जब यहीं से बढ़ाएंगे तो इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि जब पंजाब की बात होगी तो पंजाब के वजीर इत्तलात और सकाफत की भी बात होगी, जिनका इख्तिदार में आते ही मिजाज बिगड़ गया और किस तरह से ब्यूरोक्रेसी वजीर आज़म इमरान खान के गढ़ इस्लामाबाद में ताजिरों को उनके खिलाफ खड़ा कर रही है। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे, वज़ीर इत्तलात के वाले से बात करेंगे, मगर सबसे पहले पाकपतन जो कनेक्शन है उस पर बात करना बाकी है। पाकपतन पे तो मेरा ख्याल आमिर साहब ने बड़ा कंप्रिहेंसिवली बात कर ली है, और कल वो सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि अब अदालत में केस है, कल देखते हैं वहाँ पे क्या प्रोसीडिंग होती है। मैं आमिर साहब ने जो नुक्ता पकड़ा है ना, इसको ज़रा थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं। मुझे ये लगता है ये मुल्क प्रॉपर्टी डीलर्स के कब्जे में चला गया आमिर साहब। टॉप टू बॉटम आप देखें, कभी सियासत में कौन लोग होते थे, अब कुछ भी कहें, फ्यूडल थे, बुरे थे, जैसे थे, ज़मीनें बेचते थे, माल डंगर बेचते थे, आते थे पग रखी, बैंकों से कर्जे लेते थे, गाड़ियां लेते थे, बड़ी बड़ी लोगों पे रोप डालने के लिए कि हम बड़े मुअज़्ज़िन हैं, देरे चलते थे, खाने खिलाते थे लोगों को, जो छोटे मोटे काम हो सकते थे वो भी कराते थे, जहाँ पे 2 छितर पुलिस के जरिए मरवाने होते थे वो डिप्टी कमिश्नर DPO वो भी रखते, सारे काम होते थे। कम से कम ये तमाशागिरी नजर नहीं आती थी। ये जो ये बात किया आपने, ये जो है ना भुट्टो साहब के बाद जो कल्चर आया है यहाँ पे, जनरल जियाद साहब ने मर्केंटाइल क्लास एक पैदा की है, एक ताजर तबके को उन्होंने खड़ा किया है अगेंस्ट उसके रूलर, आप कह सकते इलीट के आप आए पीपल्स पार्टी को आपने पीछे करना है, उनकी दुश्मनी निभाने के लिए आपने शहर के अंदर से आपने पहले ताजरों को खड़ा किया, उसमें नवाज शरीफ साहब उनके नुमाइंदे बन के, उनके साथ उन्हें बिजनेसमैन सनतकारों को भी पॉलिटिक्स में ढूंढा, और हमें ये गोली दी गई कि ये जो हमारी तरह ये टाई वगैरह पहन के आएंगे, फॉरेन क्वालिफाइड, ये बिजनेसमैन, इनका लहजा बड़ा ठीक होगा, उर्दू अच्छी बोलेंगे, अंग्रेजी ठीक बोलेंगे, ये थोड़े से आके लोगों को समझते हैं, ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट करेंगे। 2 किस्म के तबके, एक अगर सनतकार पॉलिटिक्स में आ गया, दूसरा मिडिल क्लास अगर पॉलिटिक्स में आ गया। मिडिल क्लास के लिए कराची के MQM को उन्होंने आगे ग्रूम किया, आगे किया कि पढ़े लिखे लोग हैं और बेहतर सिविलाइजेशन से उनका ताल्लुक है, वो करेंगे। पंजाब से वो मर्केंटाइल क्लास लेके आए। उसके बाद आपके यहाँ जो रिवायात थी ना आमिर भाई, वो ख़त्म होना शुरू हुई। फिर पैसा बिजनेस बन गया सर, आपने करप्ट करना शुरू किया, आपने ब्राइब करना शुरू किया, जो बंदा उसकी कीमत लगाना शुरू की। अब आप ये देखें, पहले फ्यूडल एक एलीट थी भुट्टो साहब के दौर से, वो जब इनका दौर आया जियाद साहब का मर्केंटाइल क्लास में बदल गई सर। इसके बाद जो अब आना शुरू हुई है, जो बात आप कह रहे हैं बिल्डर से वो हाउसिंग सोसाइटीज के जो प्रॉपर्टी डीलर्स के मालकान हैं, फैंसी वर्ड्स हैं, घूम फिर के एक ही कारोबार है। एक पहले मलिक रियाज था, अलीम खान थे, अभी ये और कैरेक्टर सामने आ रहे हैं कि ये काफी बड़ा ये बिल्डर्स का एक पूरा एक क्लैन है सर। अब इन्होंने जो हाउसिंग सोसाइटीज का एक माफिया आया है, अब उसमें ये नया एडिशन है, ये मसूफ जिनका एहसन इकबाल कह रहे हैं, या एहसन इकबाल गुजर साहब जो हैं, ये अब आपको समझ आनी चाहिए कि वजीर आला इन्होंने अपनी मर्जी का क्यों लगाया कि केसेस हैं।
प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी ज़मीनें हैं, कब्जे हैं, एंटी करप्शन के केसेस हैं, आपके SCCP में केसेस हैं कि वज़ीर आला आपने अपना लेना है। जो कहानी इमरान खान साहब को बेची गई है वो एक अलहदा कहानी थी कि इनका बनना वो साउथ के लिए ज़रूरी है या नहीं है, सराइकी इलाकों के लिए बुज़दार चाहिए या आपको नहीं चाहिए। लेकिन लग रहा है कि एहसन इकबाल गुज्जर साहब के लिए ये वज़ीर आला आना यहाँ पे ज़रूरी था। अंजुम अकील यहाँ पे, मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ ना, अंजुम अकील था, उसने इन पे आके इन्वेस्टमेंट की सर यहाँ पे नवाज शरीफ साहब पे। इन्होंने तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स, माफियाज इन्होंने इकट्ठे किए, सेम जरदारी साहब ने इकट्ठे किए, वो मलिक रियाज साहब थे, वो इनके दरमियान ये जो तारिक फजल साहब का भी रियल एस्टेट का काम है, फिर अंसर साहब जो आपके अंसर शेख साहब उनका चेयरमैन CTA, आमिर कियानी साहब PTI में माशाल्लाह उनका भी यही काम है। सर मुझे ये समझाएं, क्या इस मुल्क को अब प्रॉपर्टी डीलर्स, हाउसिंग सोसाइटीज के ओनर, उन्होंने जहाज ले लिया है अपनी क्यादत को करप्ट करने के लिए, ब्राइब करने के लिए, खुश करने के लिए इन प्रॉपर्टी डीलर को समझ आया कि जहांगीर तरीन के पास जो इतना पैसा था और जहांगीर तरीन ने अपने उन्होंने हवाई जहाज को एक जहाज से सारा क्लाउड बना लिया। एक जहाज पकड़ के जहांगीर तरीन ने पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया, एक तरह का लंदन हिंद सिंध में जो उसमें जजमेंट में जो कुछ आया सुप्रीम कोर्ट में, वैसे आजकल उन जहांगीर तरीन के उन सिंपैथाइजर बताते फिरते हैं कि बस ये वो जा रहे हैं अदालत और अदालत से वो क्लीन चिट लेके आ रहे हैं, वो मोहल्ले में मशहूर कर दिया। असल चीफ मिनिस्टर वो हैं, ये बेंच वार्मर है। वो नहीं, अभी से उन्होंने मशहूर कर दिया, हवा बना दिया कि उनको रिव्यू में जा रहे हैं और रिव्यू में ख्वाजा आसिफ की तरह वो भी दोबारा वापस आ रहे हैं और पंजाब उन्होंने जाकर संभालना है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं ना सर, ये प्रॉपर्टी डीलर जो साहब जिनका नाम बताया हाउसिंग सोसाइटी के, ये जहांगीर तरीन साहब को नहीं आने देंगे, क्योंकि जहांगीर तरीन पे उनकी जजमेंट जो आई थी वो बड़े खौफनाक किस्म की जजमेंट है, बड़े उन पे सीरियस उन पे एलिगेशन हैं कि उन्होंने अपने नौकरों के नाम पे 7-8 करोड़ रुपए, अंदाजा करें, नाम बड़ा दर्शन छोटे जहांगीर तरीन साहब के देखें, 7-8 करोड़ अपने कुक और मालिक के नाम पे पैसे बना रहे थे। वो अभी भी तवक्को किए बैठे हैं कि मैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट से फेवरेबल वो आ जाएगी, वो जो बात उन्होंने मशहूर की हुई है इधर उधर उनके ग्रुप के लोगों ने कि वो मिल जाएगी वहाँ पे। खैर, कमिंग बैक टू इट, जहाज अब एक आपका कल्चर बन गया सर। वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के लोग हैं, ये पुलिस को सारी इनको जरूरत नहीं है कि इन पे हाथ डालें, इन पे DMG को जरूरत नहीं हाथ डाले, ये सीधे सीधे इन्होंने यहाँ पे वजीर आजम किए हुए हैं सर। 1-2 प्लॉट बेचना होता ना, 1 अरब का कमर्शियल प्लॉट है, 10 करोड़ रुपए का फलाना प्लॉट है, 2 प्लॉट दिए, काम चल गया, कैश में दे दिया या इन काइंड दे दिया। अब लिहाजा आप इस मुल्क का जो फ्यूचर है सर, वो प्रॉपर्टी डीलर्स वो डिसाइड कर रहे हैं। इन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज बनानी है, इन्होंने कब्जे करने हैं, इन्होंने आपके एनवायरमेंटल इन्होंने इश्यूज करने हैं। अच्छा, कोई पकड़ा जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट अगर कोई नोटिस ले जाए, आप जैसा भोला भटका चला जाए कोर्ट में, तो एहतजाज हसन जैसे वकील कर लेते हैं। अली जफर के सुन लेना सर, आपने बात कर लिया, भूल गया। लॉ मिनिस्टर सुने जरा, लॉ मिनिस्टर साहब की कहानी सुने सर। ये 15 दिन पहले तक अली जफर साहब जो हैं, पता एथिक्स खत्म हो गया हमारे यहाँ, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे इस मुल्क के, और जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस साहब ने आर्डर किया था कि जनाब कि आप जाएं, वो रेटिंग के इशू आ रहे थे, मीडिया लॉजिक्स पे जो इल्जाम लग रहे थे कि सलमान दाने साहब जिस तरह बैठ के उन पे सीरियस किस्म के एलिगेशन हैं कि कुछ लोगों को ऊपर कर दो, कुछ को नीचे कर दो रेटिंग, वो भी तो पकड़े गए थे, इल्जाम नहीं है, पकड़े गए। वो जो बादशाह वो बन गए थे, वो सलमान दाने साहब किंग मेकर बन गए थे, पूरे TV चैनल्स के वो एक तरह के गॉड फादर थे, दादा बने हुए थे, पूरी TV चैनल्स डरते थे, मीडिया हाउसेस डरते थे। वो चीफ जस्टिस का अल्लाह भला करे, उन्होंने उनके मिथ को तोड़ा और उन्होंने पेमरा के हवाले किया। वो उसको केस को प्रोसेस करने वाले उस वक्त सलमान दानिश के खिलाफ ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, पुट अप केस इन्होंने किया था पेमरा में कि जनाब ये प्रोसीडिंग करें इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। कल पता क्या हुआ सर, कल पेशी थी, PBA भी आया हुआ था वहां पे, ये सलमान दानिश भी आए हुए थे और बाकी चैनल्स वालों को भी बुलाया हुआ था पेमरा ने मीटिंग करने के लिए। बात जरा दूसरी साइड पे चलेगी, जरा मैं इस मुल्क इंपॉर्टेंट है, ये इलीट की अखलाकियात बता रहा हूं कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर या हाउसिंग सोसाइटी जो माफिया है, ये माइंड सेट का नाम है, पैसा, कोई अखलाकियात नहीं रहेगी सर। कल जब इजलास हुआ है, पता ये चला है कि अली जफर साहब जो हैं, जिन्होंने केस प्रोसेस किया था अगेंस्ट PB एंड सलमान दानिश, कल वो सलमान दानिश के वकील बन के पेश हुए हैं। गेस व्हाट कुछ मतलब सिर्फ पैसा आप लोगों को चाहिए, सब किचन भी चलाना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई चीज नहीं है, फिर ना बनते ना वजीर। अगर किचन चलाना था, आपने वजारत का तुल्ला भी लगाना है, अपने ऊपर तुरा लगाना है कि मैं वजीर रहा, आपने जाके सलमान दानिश का केस भी पकड़ लेना है, PBA वालों के साथ भी बैठ जाना है, जिन्होंने कल प्रोसिक्यूट कर रहे थे, आज उनके दिफा में पेश हो गया मेरे साहब। सो इस मुल्क के लोग फैसला कर लें कि हजूर वो दौर चले गए हैं जब आपको पढ़े लिखे लोग लीड करते थे, कोई इंटेलेक्चुअल थे जैसे तैसे हार्वर्ड के, कैम्ब्रिज के, कोई और आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फॉरेन क्वालिफाइड, लोकल कोई थोड़े से वैल्यूज वाले लोग, नवाबजादा नसरुल्लाह खान जैसे आमों के बाग बेचते थे, जमीनें बेचते थे, खत्म हो गई आमिर साहब। अब तो रवायती लोग, एक प्रॉपर्टी डीलर आते आपको, वो आके पैसे मारते हैं, आपको खरीद लेते हैं, वो पार्टी लीडर खरीद लेता है, वो वजीर आजम खरीद लेता है, वो आपका पोजीशन लीडर खरीद लेता है, वो आपके बड़े बड़े MNA शिप खरीद लेते हैं, पैसा लगा रहे हैं। आप
अब एहसन जमील साहब ने मिनट नहीं लगाया, अपना बंदा उन्होंने उठवा के उन्होंने वजीर आला लगवा लिया। हमें कहानी बेची गई है जनाब, एक इंतहाई रूरल एक सराइकी बेचारा हमारे जैसा, उन्होंने कहा साउथ पंजाब की तरक्की हो रही, पता ही है चले दरमियान में से कि साउथ की तरक्की हो या ना हो, तो अल्लाह के फजल से एहसन इकबाल गुज्जर साहब ने अपनी तरक्की करवा लिया। अलीम खान ने बस ऐड करता जाऊं कि अलीम खान साहब चीफ मिनिस्टर तो नहीं बनाया क्योंकि इतना रिएक्शन आया था, पर वो सीनियर मिनिस्टर बन गए हैं और रन वही करेंगे। हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे, सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी की पावर के नाम पे, पैसे पे, अंजुम अकील हो, अंसर शेख साहब हूँ, मलिक रियाज मलिक साहब हूँ, उसके बाद आपने तारिक फजल चौधरी साहब का नाम लिया जिनको हम जानते हैं यहाँ। बाकी पूरे मुल्क में इस वक्त आपकी पार्लियामेंट हो, दीगर प्रॉपर्टीज के लोग जो हैं सर वो छा गए। इन्होंने मीडिया नहीं रहने दिया कि मीडिया को इश्तिहारात दे के किस मीडिया वाले में जरूरत है। मैं सजेस्ट करता हूं बिल्डर्स पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली बना दें कि इनडायरेक्टली प्रॉक्सियों से काम ना चलाएं। ठीक है, मीडिया की बात की, मीडिया पे तो और भी बड़ा कुछ चल रहा है। आमिर साहब मैं आप ही से चले स्टार्ट कर लेती हूँ। ये किसने मुंतखब कर लिया फयाजुल हसन चौहान साहब को? मैं मुंतखब क्या किया, मैं कल परसों ये कह रहा था कि जंग के लिए और लोग चाहिए होते हैं, अमन के ज़माने में और चलते हैं। पहले यहाँ पे सूरत हाल ये थी कि वहाँ एक मुकाबला था फैसलाबाद के थिएटर का लाहौर, पिंडी और जेलम के थिएटर के साथ, कि रोज़ की ये लड़ाई चलती थी ना। अब ये जब पैनमा का केस चल रहा था उसमें फयाज चौहान जैसे लोग चाहिए थे कि उधर से भी बदतमीजी हो रही थी, इधर से भी चल रही होती। अब आ गए, ये पहली दफ़ा तो नहीं कर रहे, उनका एक पूरा रिकॉर्ड है। लेकिन आप वजीर एक तो बन गए हैं, दूसरा ये है कि वो वजारत उनके ताकत दिमाग को उनके चढ़ गई है और वो गुरूर इतना चढ़ गया कि उनकी ये तकरीरों में नज़र आ रहा है कि हम ये कहते रहते हैं कि जनाब इस मुल्क में खुदा के लिए लोगों को कोई थोड़ा सा रिलैक्स करें, कोई एंटरटेनमेंट करें। हम ये नहीं कह रहे हैं, ऑफ कोर्स वहाँ सेंसरशिप के इदारे हैं, फलाने इदारे हैं जो अखलाकी तकाजे हैं या कानूनी तकाजे हैं, बिल्कुल वो हम ये नहीं कह रहे हैं कि मादर पिदर आज़ाद हो, कुछ चीज़ें हैं। मगर आप ये ना करें कि आप विजिलेंटिज्म जो अंग्रेज़ी में कहता है कि तालिबान की तरह अपने वो कमेटियाँ बना दें वाइस इन वर्चू की, कि हम फैसला करेंगे कि ये होगा तो ये होगा, मैंने IG को हुक्म दे दिया ये, और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिस तरह के, उनसे इनके अपने कैरेक्टर का पता चलता है, इनके अपने किरदार का पता चलता है, इनकी अखलाक का पता चलता है। ठीक है, वो नरगिस बीबी या मेगा बीबी, इनके जो मर्जी उनके मतलब ये उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो जो है हमारे लिए तमाम ही एक्टर्स, तमाम ही थिएटर के लोग बड़े ही बाइज्जत लोग हैं और काबिल इज्जत है। हर एक का एक अपना एरिया है। और ये बजाय इसके कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा लिबरल तबका था जो इमरान खान को एक लिबरल का देखता है कि यार इस माशरे को थोड़ा सा ओपन अप करेंगे, खोलेंगे, बच्चों को थोड़ी सी एंटरटेनमेंट दें, वरना सिकनेस आती जा रही है। ये जो बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, ये जो कब्रों खोल के लोग जो है मुर्दों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, ये सिकनेस आती जा रही है। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे एंटरटेनमेंट ना हो। हमारे से गरीब मुल्क हैं मगर वो खुश हैं क्योंकि हंसने खेलने की आज़ादी है। बजाय इसके कि ओपन अप करें, वो कह रहे हैं कि जनाब मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा, मैं तो वो, हम तो वो अल्फाज दिखा भी नहीं रहे और दिखाना भी नहीं चाहते, बताना भी नहीं चाहते। मगर खुदा के लिए इमरान खान साहब जो अपने तर्जुमान रखें, ये पोस्टर बॉयज़ है ना, पोस्टर बॉयज़, आप पोस्टर गर्ल्स अपने वो रखते हैं कि ये हमारा फेस है। अगर आपके फेसेस ये हैं तो फिर हमें बड़े लोग गिला कर रहे हैं यार भी 10 दिन हुए, 11 दिन ही हुए, रोज़ आप एक नया कट्टा लेके आ जाते हैं, रोज़ एक नया इशू लेके आए। इनके साहबजादे भी मेरे से लड़ रहे थे कि आमिर अंकल देखें अभी तो 10-11 दिन हुए, हालांकि यंग है। इमरान खान ने बहुत एक बड़ा काम किया जो है क्या AK-47 आप लोग लोड आप AK-47 ले गई है, 12 दिन अभी हुए हैं। बिल्कुल हमें हम रोज प्रेफेस यहाँ से शुरू करते हैं कि हम मुस्बत रवैया रखना चाहते हैं, वो रखना चाहते हैं। कल मैं इफ्तिखार आरिफ का शेर पढ़ रहा था कि रोज एक ताज़ा खबर कल के खुदा चाहती है। आप अच्छी खबर जब नहीं देंगे तो वो बुरी ढूंढ लेते हैं, मगर हम नहीं ढूंढते। रोज आप इस तरह की बदतमीजियां कर रहे हैं और आपके तर्जुमान और कोई नहीं कर रहा, आपके पोस्टर बॉयज जो है ना जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उसके बाद तो फिर कान खड़े होंगे, फिर क्या करेंगे। ठीक है, चलिए ब्रेक की जानिब चले जाते हैं। अब ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ेगा और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सीडीए किस तरह से F8 में ताजरों का करोड़ों रुपए का कारोबार तबाह करने पर तुल चुकी है और किस तरह से पाकिस्तानी भिखारियों ने सऊदी सरजमीन पर अपने डेरे जमा लिए। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, डिटेल से इस पे बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस ऑफ फ्याजुल हसन चौहान साहब से बात आगे बढ़ेगी। फ़याज़ साहब की, अब जैसे आमिर ने कहा कि मुझे याद है जब ये थोड़ा सा बात को अगर कैनवस छोटा ज़रा बड़ा करते कर देते हैं, जब वर्ल्ड वार सेकंड हुई तो उस वक्त वज़ीर आज़म जो ब्रिटेन के थे ना सर, वो थे चर्चिल। और चर्चिल ने वो जंग जीती जर्मन से, या वो जो भी थे बड़े खौफनाक किस्म के नाजीज़ वगैरह, उनसे जीती। उसके बाद इलेक्शन हुए सर, जो प्राइम मिनिस्टर जंग जीत के आ रहा है वर्ल्ड वार सेकंड, वो इलेक्शन हार गए सर, लेबर पार्टी जीत गई। ये जरा जहन में रखें। ये मुमकिन है पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर जंग जीता एक आध, उसने पूरी अगले 20 साल हुकूमत उसकी नस्लों ने हुकूमत करनी थी, जंग जीत। जरा मेंटेलिटी देखें। ब्रिटेन के वोटर ने यह समझा कि जंग के लिए चर्चिल ठीक था, अब तबाही हो चुकी है, लंदन हैज बीन बम्ड टू एशेस, अब हमें यहाँ रिबिल्ड करना है, अब हमें यहाँ पे आके पूरे ब्रिटेन को जंग नहीं लड़नी। अब कोई ऐसी हमें पार्टी चाहिए जिसके पास सोशल रिफॉर्म्स का एजेंडा हो, जो आके इनको बिल्ड करे, नए घर बनाए, हॉस्पिटल दे, लोगों में उम्मीदें दे। ये तो जंगी मिजाज में चल रहे हैं चर्चा साहब। चौहान ले आए हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। सो वो लेबर को लेके, लेबर ने 4-5 सालों में, जो आज भी आपको ब्रिटेन में एक जैसे घर मिलते हैं ना, पूरे ब्रिटेन में जाएं, कहीं पे चले जाएं, वहाँ पे यूके में एक जैसे घर हैं आपको। रीजन, उन्होंने 4-5 साल लगा के उन्होंने लेबर ने पूरे किए बिल्ड। और फिर जब इलेक्शन हुए तो उन्होंने कहा जनाब अब आपके, क्योंकि आपकी डी ब्रीफिंग हो चुकी है, 4 साल आप जो है चर्चिल साहब जो है पावर से दूर रहे, आपका जंग वाला मिजाज नहीं, अब आप आ जाएं, फिर दोबारा बना लें वजीर आजम। इमरान खान साहब के लिए भी सेम एक चीज़ उन्हें मेरा ख्याल है देखने की ज़रूरत है। आपने जो जंग के वो घोड़े थे ना, जो आपने अमन के दिनों में दौड़ा दिए हैं, ये जंग के लिए ठीक थे, बल्कि उनके सॉफ्ट इमेज होता था पीटीआई का, यूथफुल बर्गर बच्चा था, जिस तरह के ना, इस तरह के बड़े खुश शक्ल खुश जुबान बड़े लोग हैं इनके पास। अच्छा, ये बात अब हम नहीं कह रहे, उनके अपने ही पार्टी के बहुत बड़े सपोर्टर हो जो, उन्होंने खैर उनकी अच्छी खासी क्लास ले ली है चौहान साहब की एंड जो भी कंपनी की है, कि जनाब आपने अगर उस बंदे ने जिस तरीके की चौहान साहब ने गुफ्तगू की है, वो तो लोग कहते हैं आप शेर अली को हम भूल गए हैं, हम तो तलाल चौधरी को भूल गए, दानियाल को भूल गए। अच्छा, मुझे सबसे बड़ा एतराज उन खवातीन पे है कि जो एक अदद उन मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू सुन के तालियां बजा रही थी, पूरे क्राउड में एक भी कोई वहां पे बंदा नहीं था, खतून नहीं थी जो खड़े होकर इनको दो सुनाती कि किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं आप। इमरान खान साहब, लाहौर आपका एक दिल है पाकिस्तान का, लाहौर है, वो कहते हैं वो जमिया नहीं जाए लाहौर नहीं। आपने लाहौर से कोई बदले लेने हैं अगर, तो ये बंदा आपने ठीक लगा दिया है। हजूर मेहरबानी फरमाए, जो बात हमने की थी कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जो मैंने पहले दिन कहा था, इमरान खान वर्ल्ड कप इसलिए जीत गए थे कि उन्होंने प्लेयर अच्छे रखे थे। अगर आपने ये बंदे रखने अपने फेस पे कि जिन्होंने इस तरह की वहां पे, मैं तो कहता हूँ वल्गर गुफ्तगू इन्होंने की है, वो वल्गैरिटी तो अच्छा मुझे नहीं नजर आई आज तक किसी पोस्टर पे वल्गैरिटी। सिनेमा हाउस पे, अब अगर मुझे नहीं पता कि सिनेमा हाउस में कितनी दफा चौहान साहब गए हैं, इन्होंने देखे हैं पोस्टर, इनको किस किस्म की चीजें नजर आई। सजेस्ट कर रहे हैं कि पोर्नोग्राफी देखें लोग, ये ना देखें, और पता नहीं क्या वो हम दोहराना भी नहीं चाहते। वाइल वी आर एट इट, मैं क्विकली ये भी ऐड कर दूं, जो दूसरे तर्जुमान है फवाद साहब, मैं अभी हम कोई उन पे वो नहीं कर रहे, मगर उन्होंने एक दरमियान में एक बड़ा एक जुमला सा कह दिया है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी मीडिया की जो है ना वो बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल चीज़ों के रिफॉर्म की ज़रूरत है, मगर वो उन्होंने कहा जी कुछ दोस्तों से उन्होंने मशवरा किया, पता नहीं किया, ये इस तरह के फैसले करने से पहले, इससे पहले कि बैकफायर कर रहे, इसकी पार्लियामेंट में भी बहस करवा लें, तमाम स्टेक होल्डर से बात कर लें, उसके बाद कोई इस तरह करें। अदारे को तोड़ के अभी आप जो है बना रहे हैं। और एक लास्ट ही मैं जिक्र कर दूं कि स्टेक होल्डर सबसे तो बात करना ज़रूरी है। दुनिया भर में क्लास साहब एक ट्रेंड है कि लोग टेलीकॉम को और मीडिया को, पैमरा को और पीटीए को और जो ये फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिशियन बोर्ड है, इनको इकट्ठा होना चाहिए। ये अमेरिका में भी ऐसे ही है, ये बरतानिया में भी ऐसे ही है, ये इंडिया में भी ऐसी है। ये मर्जर सिर्फ प्रेस काउंसिल का और पैमरा का नहीं, ये टेलीकॉम का भी इसके अंदर होना चाहिए। इस पर बहसें हैं, इसके बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा, एक आदमी ठीक है आप एग्जेक्टिव हैं, आप फैसला कर सकते हैं, मगर इस तरह के बड़े फैसले करने से पहले मुशावरत कर लें, पब्लिक में भी कर लें, पार्लियामान में भी कर लें। सर इस पे ये लास्ट कमेंट कर दूं, इस मीडिया फ्रीडम का कोई बेनिफिशियरी है ना सर, सबसे बड़ा इमरान खान है, खुद है, उनकी पार्टी सबसे बेनिफिशियरी है। जो यही मशरे नवाज शरीफ साहब को दिए गए थे 90s में कि मीडिया को जरा पर काटें, ये पर लोग शक कर रहे हैं, ये पर काटने का तरीका है। आप यकीन पे रखें, ठीक समझ रहे हैं आप, ये शक मक वाली बात नहीं है। ये नवाज शरीफ साहब ने मीडिया को टाइट करने की कोशिश की, इन्होंने अखबारात बंद करवाए, बगावत के पर्चे करवाए, आपको याद होगा क्या हुआ। वो आज ग्रुप वो जिंदा है, सर्वाइव कर रहे हैं, वो आप नहीं रहे, नवाज शरीफ साहब नहीं रहे। अब भी आए, उन्होंने फिर कोशिश की, इन्होंने मीडिया सेल बना लिया, वहाँ पे वज़ीर आज़म हाउस में ये मरियम बीबी साहबा चलाती थी, बराह रास्त वो हैंडल करती थी। क्या हुआ फिर हजूर? हाँ,
रेगुलेटरी बॉडीज हूँ उनकी, लेकिन क्रेडिबिलिटी रहने दें। हम लोग पेश होते हैं, हम खुद जाते रहे 10-20 के सामने जाके भुगते हैं कैमरा के सामने, हम की मादर पितर आज़ादी हमें भी नहीं चाहते, लेकिन रेगुलेटर को इंडिपेंडेंट और उसको आकर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए, जिसको हम भी कहें कि हाँ यार ये लोग जो बैठे हैं ठीक है। अगर आपने गला दबाना है ना तो गला वो आपके जनरल ज़िया साहब ने भी दबाने की कोशिश की थी, क्या हुआ? जना मुशर्रफ ने भी कोशिश की, उन्होंने चैनल बंद कर दिए थे आखिरी दिनों में, बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपने दिन की, जरदारी साहब, जिसका भी ये बस चला, नवाज शरीफ साहब ने किया, बगावत के पर्चे किए। आप भी कोशिश करके देख लीजिएगा सर, आज वही लोग जो उनको जानते कोई नहीं है, उनकी हिस्ट्री नहीं है, अच्छे स्टैंडर्ड सेट करके दें, अच्छा रेगुलेटर दें जो क्रेडिबल हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो, जिसकी पूरा मीडिया आगे इज्जत करे। इसका गला घोंटना है ना सर, उसे काम नहीं चलेगा। सर जल्दी से, क्योंकि टाइम थोड़ा, आप सीडीए पे आ जाएं, क्योंकि उसके आके इस पे हम बात करते रहेंगे। सर सीडीए का सुने सर, मुझे अगर मेरा ख्याल है कि दो लोगों को इस वक्त सबसे ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए जो कल सीडीए करने जा रहा है। यहाँ पे अचानक सीडीए को याद आ गया है कि जनाब के इस्लामाबाद में कि बहुत बड़ी यहाँ पे हो जो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, बड़े बड़े यहाँ पे जो बिग रेस्टोरेंट्स के जो ओनर्स हैं ना, उन्होंने इस्लामाबाद को गंदम कर दिया। जो ही आप पीटीआई की हुकूमत आई है तो सीडीए जाग गया। अब तक शेख अंसर बैठा था, सोया हुआ था, सीडीए सोया हुआ था, चेयरमैन बैठे थे, किसी को परवाह नहीं थी। गंदा हो गया शहर, यहाँ पे रबिश हो गया, E11 में शादी घर बन गए, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया, तहर शहबाज ने उनको रेगुलाइज करवा दिया, किसी पे जुर्माना नहीं हुआ। अब पीटीआई ने सीटें जीती हैं यहाँ से। दो लोगों को कंसर्न होना चाहिए जो कल सीडीए करने वाला है इस्लामाबाद के शहरियों के साथ और इस्लामाबाद के ट्रेडर्स के साथ। इसमें कम अज़ कम जो हमने कैलकुलेशन किया अमर साहब, 1200 से लेके 1500 लोग जॉबलेस होंगे कल सीडीए ने करने हैं। वो दो लोग होने चाहिए कंसर्न, एक इमरान खान साहब को होना चाहिए कि उन पे लोगों ने एतमाद किया, उनको वोट डाला, बाई इलेक्शन भी लड़ना है, बाई इलेक्शन भी लड़ना है आपने भी यहाँ से। दूसरा यहाँ पे असद उमर को होना चाहिए। असद उमर साहब ने भी लगता है हाथ खड़े कर दिए सर, उनसे भी मुझे बताया कि मैंने कुछ लोगों से बात की, मेरे सीडीए चेयरमैन से भी बात हुई है। असद उमर साहब ने भी कोशिश की है, उनकी भी बात सीडीए ने नहीं सुनी, क्योंकि सीडीए को सुना किसी और के हवाले किया जा रहा है। वो बाबर अवान साहब हैं, बाबर अवान साहब इसी शहर के हैं, मेरे भी उनसे बात हुई थी बाबर अवान साहब से, तो उन्होंने मुझे यही कहा जी मेरे पास अभी ऑफिशियली इसका कंट्रोल नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि सीडीए जो है सारा जो काम कर रहा है वो पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ कर रहा है सर, सही, बिल्कुल, जो असद उमर के वो खिलाफ कर रहा है। इन्होंने ये कहा है लोगों को बगैर नोटिस एक अच्छा नोटिस भेजते हैं। याद रहे कि मैं कहूँ कि हम हमेशा इस्लामाबाद की ये तजावजात और खूबसूरती फॉरेस्ट इसके बहुत बात करते हैं, मगर कानूनी तरीका करें। पहले तो सीडीए की उन जो काली भेड़े हैं जिन्होंने ये अलाउ किया सारा कुछ, पहले तो उनको पकड़े और पैसे लेते हैं। ये इनका कारोबार बना, एक चेयरमैन आता है, उसकी टीम आती है, वो अलाउ करती है, जैसे E11 में इन्होंने शादी घर बनवा दिए, वो पैसा अपना ले लेते हैं। लोगों को इन्होंने अलाउ किया था कि आपके साथ जो यहाँ पे आपके पास सारे प्लाजे अलाउ कर दिए, फिर रोका, पैसे खा के अब चुप, फिर निकल गए। कल जनाब यहाँ पे सीडीए बड़े पैमाने पे ये इमारतें गिराने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स गिराने जा रहे हैं। अगेन असद उमर को मेरा ख्याल इसमें इंटरवीन करना चाहिए। इसमें 1200 से लेकर 1500 लोग इसमें अफेक्ट होंगे, जॉबलेस होंगे, बैठें। अभी थोड़ा सा जो बात हम कह रहे थे कि एक तरफ कहते हैं जल्दी बढ़ी है, ये इमरान खान को और पीटीए के खिलाफ जो कहते हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है इनकी, यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की हमदर्द बैठी हुई है कि बिल्डोजर चलाएं, गिरा दें। मेरा ख्याल असद उमर साहब इसी शहर के हैं। जो बात हम कहते हैं इस शहर को उनको नहीं करता, MNS बाहर से आके बनते हैं। द डैम केयर, इमरान खान की पॉपुलैरिटी थी, पीटीए का वोट था, वो जावेद हाशमी भी जीत गए थे यहाँ से, असद उमर भी जीत गए हैं। असद उमर साहब अपने आप को कराची का कहते हैं, वो जीत यहाँ से गए हैं। अब कोई इस शहर वाले हैरान है कि हम किसके पास जाए। मेरे साथ 10-12 लोगों ने हमें रब्ता किया, आप भी बैठे हुए थे सारे। मेरे चेयरमैन सीडीए से बात हुई इशरत अली साहब से, उन्होंने वही एक रिवायती जो जवाब होता है, उन्होंने जनाब ये जो ड्राइव जो है ना सर, हम इसको ये पहले से हमने शुरू की और जब हमें स्टाफ मिलता है तो हम इसको ड्राइव हम इसको करते रहते हैं। पॉलिसी बनाएं, हम कहते हैं करें सर, वही वाली बात है। वो आप उनसे पूछना चाहता हूँ, जब E11 में बन रहे थे शादी घर और प्लाजे पीछे प्लाजे बनाए गए थे, उस वक्त सीडीए के रूल्स किधर थे और सीडीए के कहाँ पे थे? वो ये कहते हैं जनाब कि आप आए हमारे साथ आइडेंटिफाई करें कि हमने क्या वायलेशंस किए आपके, नंबर 1। और जैसे आपने रेगुलाइज किए हैं E11 वाले सुप्रीम कोर्ट को आपने करवाए हैं, तो कहते हैं अगर हमने कोई किए हैं तो हमें बताएं, हम उनको ठीक करें। बड़े लोगों के लिए बाई लॉ सीडीए चेंज करने को तैयार है। अब चेयरमैन साहब कहते हैं कि जब भी हमें स्टाफ मिलता है हम जाके कर लेते हैं। मेरा यह ख्याल है इस स्टेप से जो कल लेने वाली है सीडीए, ये बेहतर, इस पे पीटीआई को बड़ा शदीद इसमें धचका लगेगा बाई इलेक्शन का, जैसे आप कह रहे हैं। प्लस जो मेरी कंसर्न है सबसे बड़ी, वो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड के लिए कि मालकान को तो शायद फर्क नहीं पड़ेगा जो बड़े बड़े हैं,
ये जो आपका तबका या मजदूरी करने आते हैं KPK से लोग कच्ची ज्यादा आते वादियों हैं, के पीछे पड़ जाते हैं, पहले उनको कब्जा गिरों को वहां अलाउ Allow करते हैं कि ग्रीन बेल्ट्स पे काबू करें, आखिर में कच्ची वादियों से पैसे इन ले होटलों लेके में उनके घर गिरा इन देते होटलों हैं। में पता है कौन लोग काम कर रहे हैं ज्यादा, जो मैंने अब तक देखा है सर, या कश्मीर से बेचारे गरीब लोग आते हैं, मरी से आते हैं, एबटाबाद से आते हैं, KPK से पश्तून भाई आते हैं, या हमारे सराइकी इलाकों से लोधरा वगैरह वहां से मैं देख तो लोग आते हैं। 1200 से 1500 लोग इनमें हैं जिनको कल CDA ने गिराना है। ये जरा इमरान खान साहब जरा CDA पे आंख रखिएगा। मैं आपको बता दूं सर, इसको अगर अंधाधुंध किसी के हवाले आपने करना है ना, जरा ख्याल कीजिएगा। और ये चेक कर लीजिएगा कि ये नोटिस दिया गया था 11 के प्लाजा वालों को रोक दिया गया था, अब सारे खामोश हैं वो खत्म क्योंकि हो गया। वहां से उनसे Last काफी 30 पैसे seconds हैं हमारे ऐड साथ। लिए गए हैं, निकाल लिए गए हैं, ये डराया जाता है, पैसे निकलवाए जाते हैं, फिर लोग भूल जाते हैं। पॉलिसी बनाएं, रेगुलराइज कराएं, उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनाएं, उसके बाद करें action। और एक अच्छा सा एक इस शहर से मोहब्बत करने वाला चेयरमैन दें जो इसका एनवायरनमेंट ठीक करे, इसकी सफाई ठीक करे, चीजें रेगुलाइज करे, जहां गलतियां हुई हैं उनको करेक्ट करे। आते हैं बिल्डोजर चला के 1500-1200 लोगों को बेरोजगार ना करें, फाइन करना है कहीं पे, रेगुलाइज करना है कहीं पे, कोई दिमाग गिरा नहीं है, उसको बैठ के डिस्कशन के साथ करें। अब शहर में मतलब बिल्डोजर ना चलाना शुरू कर दें। बिल्कुल बैठ के डिस्कशन करने की जरूरत है और बेहतर तौर पर एक पॉलिसी को मुरतब करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।